जहां आज के जनरेशन को सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद करने से फुर्सत नहीं मिलता, नेपाल की यही जनरेशन ने पूरे देश का हालत बदल कर रख दिया। ये प्रोटेस्ट नेपाल की आज तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है, जिसको जेन जी प्रोटेस्ट के नाम से जाना जाता है। सितंबर 2025 में शुरू हुए ये प्रोटेस्ट को सोशल मीडिया बैन के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसका असली रीजन कुछ और ही है, जिसके वजह से वहाँ के सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ा। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। नेपाल की गवर्नमेंट ने 4 सितंबर 2025 को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और टिकटॉक जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेशन वाइड बैन लगा दिया। सरकार ने इस एक्शन का बयान टैक्स ना देना और रजिस्ट्रेशन नहीं करने का कारण बताया, लेकिन असली वजह यूथ की बढ़ती हुई पॉलिटिकल अवेयरनेस और नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज को दबाना था। नेपाल की यूथ, खासकर जेन जी, जो 13 से 28 साल के 20 की एज ग्रुप है, जो पूरे नेपाल की पॉपुलेशन का लगभग 40% है, जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। 20% से ज्यादा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और पोर इकोनॉमिक कंडीशन ने देश की युवा को पहले से ही बहुत परेशान कर रही थी। यहाँ नए जॉब्स क्रिएट भी नहीं हो रही थी और जो थोड़ा बहुत हो रहा था वो भी पावर में रहने वाले की बच्चों को मिल रही थी, या फिर जिसके पास ज्यादा पैसा है वो खरीद लिया करता था। सरकार की यही सब हरकत और उनके बच्चे की लाइफस्टाइल फ्लेक्स को देख के सोशल मीडिया पर #नेपोकिड्स जैसे कैंपेन्स चलाए गए, जो करप्टेड पॉलिटिशियन की बच्चों के खिलाफ अवेयरनेस बना रही थी। इन सब कैंपेन्स के चलते जब सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया, तब इसी बैन ने यूथ के डिजिटल राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर अटैक माना गया, जिससे प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। 6 सितंबर से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ और 7 सितंबर तक नेपाल की राजधानी काठमांडू के मतिगर और बानेश्वर में शांति से प्रोटेस्ट चल रहा था, जिनमें धीरे धीरे लाखों लोग शामिल हुए। और 8 सितंबर में वायलेंस बढ़ना शुरू हुआ, जब प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट की तरह मूव कर रहा था, और तभी पुलिस ने टीयर गैस, रबर बुलेट्स और लाइव एमओ का उपयोग किया, यानी कि ओपन फायर करना चालू कर दिया। बढ़ती हुई हालत को देख के 8 सितंबर शाम तक सारे सोशल मीडिया बैन हटा दिया गए, लेकिन प्रोटेस्ट कम होने की बजाय और बढ़ती चली गई। देश की खराब सिचुएशन को देखकर पीएम केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया और साथ ही कई मिनिस्टर्स ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दी। फिर भी प्रोटेस्ट कम होने का नाम नहीं ले रहा था, उल्टा और बदतर होते जा रहा था, जिसके चलते सरकार को आर्मी डिप्लॉय करना पड़ा। कई जगह कर्फ्यू लगाया गया, कई शहर भी बंद रहे। इस प्रोटेस्ट के चलते कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग पार्लियामेंट और पॉलिटिशियंस के घरों में आग लगा दिया गया। नेपाल की डूबती इकोनॉमी और करप्शन के खिलाफ ये हिस्टोरिक लड़ाई में लगभग 34 से 55 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और 1300 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। ये सारे मौत का रीजन ज्यादातर पुलिस का ओपन फायरिंग और टीयर गैस से हुआ है। हजारों लोग अभी भी हॉस्पिटल्स में अपनी इलाज के लिए तड़प रहा है। प्रोटेस्ट के चलते इन दिनों में नेपाल को करीब 31,000 करोड़ का इकोनॉमिक लॉस हुआ, जहां मार्केट्स, ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म ये सब कुछ बंद रहा, और इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा जो रेमिटेंस पर डिपेंडेंट है, वहाँ पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, जो पूरे जीडीपी का 33% है। दोस्तों, पीएम ओली के रिजाइन के बाद देश में भारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आया, जिसके वजह से इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि टेम्पररी सरकार बनाने की बातें चल रही है, जिनमें जेन जी लीडर्स भी शामिल होंगे।
आर्मी ने पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए गवर्नेंस क्राइसिस को रद्द करने का तैनात किया। देश भर का अनस्टेबल सिचुएशन के लिए सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहे। पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब हुआ और लोगों में पॉलिटिकल ट्रस्ट खत्म हो गया। लेकिन यूथ में पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ा, करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ नया जज्बा आया, जिसको फ्यूचर पॉलिटिशियन और आम जनता हमेशा याद जरूर रखेगा। नेपाल की जेनजी प्रोटेस्ट एक ऐसी डिजिटल और सोशल रेवोल्यूशन है जिसमें यूथ अपने डिजिटल राइट्स, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और इकोनॉमिक जस्टिस की मांग किए, जो अपने आने वाले समय नेपाल के लिए नए चैलेंजेस और नए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपने हक के लिए आवाज़ जरूर उठाइए।